अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में कि आज वो दिन भी आ गया मार्केट के अंदर जो काफ़ी अरसे से हम जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, यानी कि मार्केट में 60,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव क्लोजर हुआ। इट्स अबाउट टू, हम कह सकते हैं कि 61,000 भी हो सकता था, क्योंकि इतने ज़बरदस्त लेवल्स देखे गए। आज के दिन 900 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 60,000 का लेवल मार्केट ने फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अचीव किया, और साथ साथ हम कह सकते हैं कि 50,000 के बाद ये एक्सपेक्टेशन जो थी कि मार्केट में एक मार्वलस ग्रोथ आने वाली है, वो भी पूरी होते हुए दिखाई दी, क्योंकि मार्केट यहाँ से तकरीबन 10 से 12,000 पॉइंट्स अब जा चुकी है। यानी कि 50, कहाँ हम 48,000 के लेवल्स पे थे और कहाँ आज हम 60,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव ट्रेड कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे इतना ज़्यादा चार्म मौजूद है, इतना ज़्यादा एक सेलिब्रेशन मोड है, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन डेली बेसिस पे, साथ साथ उन सेक्टर्स के अंदर इतनी गुंजाइश है, और जो ट्रिगर न्यूज़ हैं वो फर्दर ट्रिगर्स जो है मार्केट के अंदर डेली क्रिएट कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। आज भी वीक का सेकंड डे है, और आज के दिन हम देख रहे हैं कि जब इतना पॉजिटिव जेस्चर होता है तो पूरे वीक का एक समरी जो है, या फिर पूरा वीक समराइज होते हुए दिखाई देता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि आने वाले दिन भी बुल रन्स जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। हेल्दी करेक्शंस आती रही, हमने देखा सेक्टर वाइज करेक्शन हम देखते रहे, लेकिन अब तक मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक बुल रन मौजूद है। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे अगेन स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो ज़रूर बात करेंगे कि 60,000 के लेवल्स हैं, हिस्टोरिक हाइज हैं मार्केट ने, और कहाँ जाना है, क्या ट्रेंड है, फर्दर आने वाले दिनों के लिए क्या पॉलिसी है, आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करेंगे। जब भी किसी मुल्क की सक्सेस या फिर हम किसी की तरक्की, ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ के हवाले से बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ है जो सामने आती है वो है, जब आप किसी भी कंट्री की एक्सपोर्ट्स बढ़ती हुई देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे तमाम तरक्याती चीज़ें जो है वो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे एक्चुअली एक्सपोर्ट्स सेक्टर में, और खासकर जो टेक्सटाइल सेक्टर, जो एक्सपोर्ट सेक्टर को भी हम कह सकते हैं कि एक होल्ड करता है तकरीबन 70%, तो वो उसका क्या आजकल जो है वो इम्पैक्ट है, आजकल उसका क्या रोल है, वो कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स के नंबर्स जनरेट कर रहे हैं, डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ रुपी एप्रिसिएशन के हवाले से बात करेंगे। रुपी एप्रिसिएशन एक्चुअली डॉलर के अगेंस्ट रुपी का स्टेबल होना और अप्रिशिएट करना, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है, बड़ी एक खुशाइन जो है वो जेस्चर है, क्योंकि जितना ज़्यादा रुपी स्ट्रांग होगा, जितना ज़्यादा एक एप्रिसिएशन देखी जाएगी और स्टेबिलिटी देखी जाएगी, वो हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत बेहतर होगा। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बाबर खान साहब, आप हैं सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद होंगे अब से कुछ देर बाद शब्बीर मंशा साहब, आप फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं एफपीसीसीआई के, और ओवर कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे फरीद आलम साहब, आप सीईओ हैं एकेडी सिक्योरिटीज़ के, वो भी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद होंगे। सो हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे बाबर साहब से। बाबर साहब, आपको क्या दिखाई दे रहा है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, क्योंकि थोड़ा सा वाइडन अगर हम होके थोड़ा सा देखें इसको, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो बहुत अरसे से ख़राब दिखाई दे रही थी, या बड़े चैलेंजेस थे, या परेशानियाँ थी, इश्यूज़ बन रहे थे, अब सॉर्ट आउट हो गई हैं। ऑल्दो हमारा अभी इंटरेस्ट रेट बहुत हायर साइड पे है, उसके बावजूद हमारी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्फ्लुएंस कर रही हैं। प्लीज़ आंसर दीजिए। जी, वैसे तो स्टॉक मार्केट तो आप जैसा कि आपने इंट्रो में बताया है कि स्टॉक मार्केट अब साइकोलॉजिकल बैरियर से काफ़ी हाई गई है, तो ये एक अच्छा साइन है। मगर ये कि जो है बाकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो क्या हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, कमर्शियल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, और आम आदमी के लिए वो किस तरह इकोनॉमी देखता है। एक तो ये चीज़ हुई है कि प्राइस स्टेबिलिटी थोड़ी सी आई है, जो हाई इन्फ्लेशन था वो रुका है, डॉलर भी स्टेबल हुआ है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा एक पैनिक जो है वो ज़रा कम हुआ है, क्योंकि डॉलर जिस तरह तेज़ी से बढ़ रहा था और फिर जो है कहते हैं गायब हो रहा था, मार्केट से नहीं मिल रहा था, तो वो सिचुएशन अब कंट्रोल में आई है। मगर इन जनरल इकोनॉमिक कंडीशन ज़ाहिर है कि उतनी बेहतर नहीं हुई हैं फ़िलहाल जितनी होनी चाहिए, या ज़ाहिर है इसको इसमें टाइम भी लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो चुकी थी। तो अभी भी इंपोर्ट फिर दोबारा तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई जैसे इंपोर्ट खोली गई। एक्सपोर्ट में वो ग्रोथ नहीं है जो एक्सपेक्टेड है या होनी चाहिए, तो उसके भी रीज़न है। यूटिलिटी कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है। आपको पता है कि गैस की प्राइस तकरीबन 80% जो इंडस्ट्री में बढ़ गई है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, यानी कि आम लोकल इंडस्ट्री के लिए भी वाइबल नहीं रही है, और
एक्सपोर्ट में तो आपको पता है कि आपकी कंपेटिटिव कंट्री है, पाकिस्तान अकेला नहीं है। पाकिस्तान तो एक्सपोर्ट में बहुत पीछे है। अगर टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट पे देखा जाए, बांग्लादेश और इंडिया बांग्लादेश और आपके बराबर में है, बिल्कुल। चाइना और वियतनाम हमसे बहुत आगे हैं। तो पवन अगर साहब, एक तरफ बहुत सारे चैलेंजेस हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे इंटरिम सेटअप के आने के बाद कुछ ऐसे मेजर लिए गए, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए जिनके बड़े ही एक पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। जैसे कि हम डॉलर के ऊपर थोड़ा क्रैकडाउन देखा कि जो भी ग्रे चैनल्स थे उनको बंद किया गया और उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया, मैनिपुलेशन कंट्रोल की गई, जो ताकि रुपी की स्टेबिलिटी का बाइस बना, जो आपने जिक्र किया इंट्रोडक्शन में। लेकिन दूसरा ये कि एक तरफ आपने कहा कि थोड़ा सा हमें कंपेटिटिव बनना है। आईएमएफ के जो हमारे पास एक विश लिस्ट है या उनकी कंडीशनैलिटीज हैं वो फुलफिल करना लाजमी है। बिल्कुल वो भी हम देख रहे हैं कि हमारे इंटरिम सेटअप ने बड़ा जल्दी से उनको मना लिया और एप्रिसिएशंस भी ले ली, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो गया। जी, ये सब चीज़ें तो हुई हैं। और आईएमएफ की जो कंडीशनलिटीज़ हैं उसकी वजह यह है कि ज़ाहिर है जो भी लोन देता है वो कहता है कि लोन आप वापस कैसे करेंगे, उसका रीपेमेंट का प्रोसेस मांगता है। अब अगर रेवेन्यू जनरेशन के उनको कि रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे आप, तो वो ज़ाहिर है टैक्सेस लगाते हैं, वो बताते हैं, आपको गाइड करते हैं कि यहाँ प्राइसेस हाई कर दें। मगर इसमें यह है कि जो जैसे यूटिलिटीज़ हैं, गैस में आप देखिए कि सब्सिडी दी जाती है, जो है कुछ क्रॉस सब्सिडी दी जाती है, तो वो क्रॉस सब्सिडी ख़त्म होनी चाहिए, जो जिसकी वजह से जो दूसरे सेक्टर में गैस महंगी हो जाती है। सब्सिडी आप फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं जी। फर्टिलाइजर्स की अब देखें, इस पर कंपनीज जो है वो 42 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं, डिक्लेयर कर रही हैं, ठीक है, और गैस सब्सिडी पे ले रही हैं। तो ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। किसी एक कंपनी का 25 बिलियन डॉलर है, किसी 25 बिलियन रुपए है, किसी का 42 बिलियन रुपए है। तो ये जो कहते हैं सब्सिडी की नीड क्यों है फिर? हाँ। सब्सिडी की नीड क्यों है? सब्सिडी तो इसलिए है ना कि फर्टिलाइजर की कॉस्ट, या तो फिर तमाम एक्सपोर्ट सेक्टर्स को दें। नहीं, किसी को सब्सिडी ना दें, आप एक्चुअल प्राइस पे गैस दें। आप कोई सब्सिडी नहीं मांगता आपसे, मगर मेरी कॉस्ट पे किसी दूसरे को सब्सिडी देने से मेरे सेक्टर को नुकसान हो रहा है, टेक्सटाइल को नुकसान हो रहा है, उसकी वजह से एक्सपोर्ट को नुकसान हो रहा है। एक वक्त देखा था हमने कि टेक्सटाइल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट हुआ करती थी वो 80% ऑफ द एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल किया करता था। जी। अब कितना है इसका? नहीं, अभी भी मेजर जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है आपके पास। और अनफॉर्चुनेटली कोई हाई इंजीनियरिंग गुड्स और कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसकी वजह से आप जो है दूसरे कोई सेक्टर में हमने अभी तरक्की नहीं की, आईटी या किसी तो मेजर तो टेक्सटाइल ही है अभी भी, ठीक है, और मेजर पार्ट टेक्सटाइल का है। तो टेक्सटाइल सेक्टर तो इस वक्त फिर भी बैकबोन है मुल्क की इकोनॉमी की। तो इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस महंगी नहीं होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें। पाकिस्तान के अंदर भी आप क्रॉस सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? क्रॉस सब्सिडी से हमें नुकसान हो रहा है और हमारे सेक्टर जो कहते हैं वो महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से हम कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। राइट चलें जी, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी। फरीद आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप सीईओ हैं एकेटी सिक्योरिटीज़ के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले ये बताइए, आज तो बड़ा ज़बरदस्त मार्केट के अंदर रजिस्टर देखा गया, 60,000 साइकोलॉजिकल बैरियर 60,500 अबव साइकोलॉजिकल बैरियर क्लोजर हुआ मार्केट के अंदर। बड़ा एक सेलिब्रेशन मोड दिखाई दे रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ट्रेंड्स क्या दिखाई दे रहे हैं आने वाले दिनों के लिए? मैं वही कहूँगा जो पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ और 4 दफ़ा माशाल्लाह आपके प्रोग्राम में बैठ के भी कह चुका हूँ कि जो आप माशाल्लाह खुश हैं, हम भी खुश हैं, मार्केट के पार्टिसिपेंट खुश हैं, लेकिन ये जो जबरदस्त का लफ्ज आप हम दफा एडजेक्टिव के तौर पे यूज करती हैं जी। मैं इस वाले वर्ड की वजह से बहुत सारे लोग करेक्शन के इंतजार में अपने साइडलाइन पे ही बैठे रह गए हैं और वो समझ रहे हैं कि रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहा है, इसलिए जब मार्केट करेक्शन ले तो फिर उसके अंदर हम शामिल होंगे। तो मैं फिर वही अर्ज कर दूं जो पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ, ये कोई रिकॉर्ड नहीं है। मार्केट बहुत सस्ती हो गई थी, 100 की चीज 80, 70, 60, 50, 40 की हुई थी, 40 से अब बढ़ के 55 की हुई है। तो लोग समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा अच्छा हो गया। ये ना होती तो हर कुछ नहीं कर सकते थे हम। वी आर हैप्पी, अल्लाह का शुक्र है। बट डोंट लुक एट द इंडेक्स, लुक एट द शेयर्स दैट यू आर होल्डिंग और यू इंटेंड टू होल्ड। हमारा जो KSE 30 इंडेक्स है वो आज 20,240 पे पहुंचा है, जो कि हाई 28,000 का लगा था। तो अभी भी 8,000 पॉइंट पीछे है उस हाई को अचीव करने से। ये जो टोटल रिटर्न इंडेक्स को देख के लोग बार बार ये गलती कर रहे हैं कि शायद परहैप्स दे हैव मिस्ड द बोट, दैट इज नॉट द इशू।
अब आप आ जाएं कि बाकी चीजें अच्छी अच्छी क्या हो रही हैं जिसकी वजह से इस एसेट क्लास के अंदर दोबारा से बूम आया हुआ है। तो सबको ये आइडिया हो चला है कि यहाँ इंटरेस्ट रेट्स थोड़े पीक आउट कर गए हैं, नीचे आना शुरू हो गए हैं। सेकेंडरी मार्केट की यील्ड्स पहले बता देती हैं, और रिटेलर तो जब एक्चुअली रेट नीचे आ जाएगा फिर आएगा। लेकिन इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ द फंड मैनेजर्स एंड द वंस हु मैनेज लिक्विडिटी ऑफ द लार्जर कॉर्पोरेशंस वो पहले रिएक्ट करें इंस्टेड ऑफ डिसीजन मेकर बने तो डिसीजन टेकर ना बने। तो आई एम हैप्पी कि हमारे लोकल्स को तो समझ में आ ही रही है मार्केट के अंदर एक्टिविटी, लेकिन गोरा काफी ज्यादा एक्टिव हुआ है। और आप देखें कि परसों भी, और आजकल 1-2 मिलियन डॉलर की तो होती ही है बाइंग नेट, लेकिन परसों मैं देख रहा था कि 4-4.5 मिलियन डॉलर की एक ही दिन में बाइंग हो गई। तो काफी दिनों से करेंसी जो स्टेबल रही है, इसकी वजह से फॉरनर को पिछले 3-4 महीनों में, लेट्स से 4 मंथ कर लेते हैं, जुलाई ऑनवर्ड अगर हम देख लें तो 50% की रिटर्न मिली है अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर टर्म्स में। तो पाकिस्तान की मार्केट ने जब ये टेम्पो चेंज किया और जो बियरिश मोड से निकली है बाहर, तो इसने ना सिर्फ लोकल्स को बल्कि फॉरेनर्स को भी अपने रडार पे रख के अट्रैक्ट किया है। वी होप एंड प्रे कि हम थोड़ा इसको सस्टेन करें, और सस्टेन करने की वजूहात बहुत सारी होंगी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जो इंस्टीट्यूशनल मनी पाकिस्तान से बाहर गई, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से बाहर गई हुई है, वो वापस आएगी इसके अंदर। फिक्स्ड इनकम से जब लोगों की रिटर्न कम होगी तो वो फिर वापस आएंगे इक्विटी मार्केट की तरफ। राइट फरीद साहब, एक चीज जो मैं यहाँ क्लियर करना चाहूंगी, जबरदस्त इन द सेंस कि हम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स बहुत हाई हैं। हमारी मार्केट रूमर्स सेंटिमेंट्स पे भी चली थी, आपको याद है, और उसकी वजह से कितना ज्यादा एक डाउनफॉल देखा था। इस मार्केट ने 28,000 का जो लेवल है वो भी देखा है। अब आने वाले दिनों में मजीद हायर साइड पे भी जाएंगे, तो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिन मजीद बेहतर हो। अच्छा, दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं कि अभी जो ट्रिगर्स, जो आपने जो चीज़ें हमें अपने इंट्रोडक्टरी कमेंट में बताई कि हमारे पास पॉलिसी रेट बहुत ज़्यादा हाई साइड पे जा चुके हैं, तो वो यकीनन रिडक्शन पे आएंगे, और बहुत सारी चीज़ें आईएमएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए वो भी हैं। लेकिन हमारा जो एक एक्सपोर्ट्स या फिर हमारी जो ग्रोथ होती है, उसके सेंटिमेंट्स एक्चुअली स्टॉक मार्केट में भी जनरेट होते हैं। आने वाले दिनों के लिए सिर्फ एक पॉलिसी रेट ही आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी प्रिवेल करते हुए दिखाई देता है, या फिर सिर्फ आप आईएमएफ का ट्रांच आने की वजह से देख रहे हैं, या कोई और रीजंस है फर्दर फॉरेनर्स की वापसी? जी देखिए, एक तो पॉइंट है कि करेंसी की स्टेबलाइजेशन, उसके अवामिल क्या क्या थे, वो एक लंबी डिस्कशन है। व्हाट वी हैव बीन टचिंग दिस इशू ऑन योर प्रोग्राम्स, मैं और बाकी लोग जो आते हैं आपके प्रोग्राम्स के अंदर। दूसरा ये कि जो लोग मार्केट में पुराने हैं उनको ये पता है कि इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि जब मार्केट ने 100% और देयर अबाउट की रिटर्न एक्सपेक्टेड है इस साल भी। तो 2000 मुझे याद है 3 में भी मार्केट ने अबाउट 88% पर एनम में ग्रो की रिटर्न दी थी। और मार्केट को जब टेम्पो बनता है तो ये खास तौर पे जब आपका प्राइस अर्निंग मल्टीपल ही 3.5 का हुआ हो तो यू कांट गो रॉन्ग। तो हाँ, अगर ये हमारा जो बैंड है प्राइस अर्निंग मल्टीपल का, उससे ऊपर जाके सस्टेन करे और वहां से रिकॉर्ड बनाए, तो आई वी एंड एज पाकिस्तानीज वी ऑल विल बी वेरी वेरी हैप्पी। बट अभी वो वाली बात नहीं है। अच्छा, तो हमारी मार्केट ने 100% की रिटर्न एक साल में दी है। दूसरा ये कि मार्केट का साइज ओवर द इयर्स बहुत छोटा हो गया है। तो अगर मैं सिर्फ नाजरीन को बताता चलूं कि हमारे पाकिस्तानी बैंक्स के जो डिपॉजिट हैं, टोटल बैंकिंग सेक्टर डिपॉजिट्स हैं, वो अबाउट 26 ट्रिलियन के हैं। और हमारी जो मार्केट का जो फ्लोट है यानी कैपिटलाइजेशन है, वो अबाउट 9 ट्रिलियन रुपीज है। और उसमें से भी अगर फ्री फ्लोट निकाल दें जो कि सिर्फ 26% है, बाकी तो स्पॉन्सर्स ओन करते हैं। और स्पॉन्सर्स में सिर्फ ये प्राइवेट सेक्टर के स्पॉन्सर्स नहीं, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी बहुत बड़ी बेनिफिशियरी है। तो अगर उसको भी निकाल दें तो अबाउट 2.9 लेट्स से 3 ट्रिलियन के टोटल फ्री फ्लोट है डिपॉजिट जो हमारी मार्केट कैपिटलाइजेशन का, जो कि किसी एक आम बैंक के डिपॉजिट से भी कम है। So I think there is a dire need for the regulators and the financial managers of the country to exploit, to see कि कहाँ से इकोनॉमी का व्हील चलेगा, कहाँ से फायदा है, कहाँ से लॉन्ग टर्म लोगों को एक्सेस टू फाइनेंस मिल रही है। So I think this economy for the economy to grow, this
कैन नॉट बी, यानी जो स्टॉक मार्केट एक्टिविटी है, और इसके अंदर मैं फिर इस सुबह बात ही कर रहा था किसी से कि आईपीओ तो कम हुए हुए हैं, लेकिन सिर्फ मैं अगर एकेटी सिक्योरिटीज अपनी कंपनी को देख लूँ, और मेरे जैसे और भी हैं यहाँ, कि हमने पिछले 4-5 साल में 100 बिलियन के राउंड अंडर राइट किए हैं, राइट इश्यूज। तो एक दफा आप जब लिस्टेड होते हैं, आपको पैसा चाहिए, इंटरेस्ट रेट महंगा हो रहा है, तो मार्केट की तरफ रजू करें। इफ द स्पॉन्सर एंड द कंपनी एंड द सेक्टर इज गुड, people would give you, and people have given the right issues. फरीद साहब, बस वन लास्ट क्वेश्चन, आप ये बताइए कि आपने स्टार्ट में जिक्र किया कि वो लोग परेशान ना हो कि वो समझ रहे हैं जो दे मिस द बोट। अब क्या आपको लगता है कि कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें गुंजाइश है, और लोगों को क्या एडवाइस करेंगे आप ऑन रिसर्च? जी, मेरा ज़ाती ख्याल तो ये है कि बैंकिंग सेक्टर में अभी भी बहुत प्रॉमिस है। एनर्जी ने अच्छा रोल प्ले किया है अभी तक मार्केट को स्ट्रेंथन करने में। केमिकल सेक्टर मुझे प्रॉमिस नजर आता है। सीमेंट और स्टील, खासतौर पे सीमेंट, लेकिन सीमेंट और सिक्लिकल जिन्हें अपनी जुबान में कहते हैं वो थोड़ा लेट चलते हैं, बट ये जो हमारे यहाँ जो बायबैक्स हो गए हैं, ये भी जो आप पूछ रही थी कि रीजन फॉर द मार्केट टू गो अप, और जो बेहतरी हो रही है उसमें, देखिए मैं और आप तो पैसिव इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, बट अगर स्पॉन्सर ऑफ अ कंपनी इज बाइंग बैक इट्स शेयर एंड कैंसिलिंग, बायबैक जो कंपनी करती है उसके दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि उनसे बेहतर कोई और नहीं जानता उनकी कंपनी को ना जी, उनसे बेहतर कोई और नहीं जानता उनकी अपनी कंपनी को। अगर इन्फॉर्म डिसीजन लेने वाला स्पॉन्सर अपने शेयर मार्केट वैल्यू से खरीद रहा है, तो दिस वाज द फर्स्ट इंडिकेशन कि वो ब्रॉड बेस्ड जो 7-8 बायबैक्स हुए पाकिस्तान की मार्केट में, तो डैट लोगों को चल गया था पता कि अब टाइम आ गया है कि हमें भी आ जाना चाहिए मार्केट में वापसी की तरफ। बट अभी भी 90% एंड अबव लोग बैठे हैं फिक्स्ड इनकम में। जब ये 10-20% अपना इक्विटी की तरफ आएंगे फ्रॉम फिक्स्ड इनकम, तो फिर मार्केट के अंदर वो जो लेवल मैं आपसे कहता रहा हूँ 70,000 वाला, वो इंशाल्लाह जल्दी अचीव होगा। वेल, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि जल्दी से वो लेवल्स भी आएँ और मार्केट के अच्छे दिन वापस आएँ, और बिल्कुल आ चुके हैं, इससे ज़्यादा मजीद और अच्छे दिन देखने हैं। थैंक यू सो मच। फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। शब्बीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, वेलकम टू द शो। मैं आपसे इकोनॉमिक इंट्रोडक्टरी कमेंट ही पूछना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अभी मैं बाबर साहब से यही पूछ रही थी, उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट्स के हवाले से अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैनेज करना ज़रूरी हैं। सो प्लीज़। सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो अभी रिसेंट डॉलर की स्टेबिलिटी आई है वो बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट ला रही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आ रही है। तो उस सिचुएशन में हम तो यही महसूस करते हैं कि ये जो डॉलर का इम्पैक्ट आया है ये बहुत सारी जगहों पे अदरवाइज इम्पैक्ट कर रहा है। हाउएवर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पॉलिसी ड्रिवन हैं या एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो पॉलिसीज़ का एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सा एक सिचुएशन हमेशा से रही है कि लास्ट 50 साल से कि जब भी एक पॉलिसी अच्छी शुरू होती है या गलत होती है, लेकिन पॉलिसी में शिफ्ट आ जाता है, वो पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी नहीं आती। और कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म में तो हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल उस वक्त तक नहीं हो सकती है जिस वक्त तक वहाँ पे हम लोग उस चीज़ को कंसेंसस से चला सकें और आइंदा 10, 20, 30 साल की। मुझे याद है कि एक पॉलिसी आई थी, सीएनजी पॉलिसी, पूरे पाकिस्तान को, एक कौम को लगा दिया गया था कि जी कि आप जो है ना गैस की तरफ चले जाएं, और उस सस्ती गैस के अंदर गाड़ियों में इस्तेमाल, दूसरी चीज़ों में, तो पूरा मुल्क उस तरफ चला गया। फिर आज उसका इम्पैक्ट एनालिसिस हमारे पास नहीं था, तो जिसके असरात या समरात आज तक हम देख। बिल्कुल सही बोला बाबर साहब। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, शब्बीर साहब ने एक पॉइंट रेस किया है, इसी पॉइंट से मैं आगे लेके चलती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों पे सब्सिडाइज रेट देना या पॉलिसी बना लेना। अब हम SIFC देख रहे हैं, एक एपेक्स बॉडी, एक पावरफुल बॉडी जिसमें फैसिलिटेशन काउंसिल है, उनके लिए वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, और बड़ा ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा इनिशिएटिव लेना ताकि आने वाले दिन हमारे बेहतर हों। हम दूसरे मुल्कों की मिसाल देते हैं कि विजन सेट्स हैं उनके पास, हमारे पास कोई विजन सेट नहीं था। फाइनली एक हो गया है कि हम टारगेट सेट कर रहे हैं, चले आगे बढ़ेंगे। दूसरा ये, इन्होंने पॉलिसी के हवाले से बात की, तो पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं उनके अंदर स्टेक होल्डर्स, तमाम बिजनेस कम्युनिटी का बैठना और उसे प्रॉपरली पहले रिसर्च करना कि ये पॉलिसी कितनी ज़्यादा एक डूएबल है और कितना ज़्यादा इसके अच्छे समरात होंगे। आपको क्या लगता है कि अब आने वाले दिनों में ये जो SIFC के थ्रू पॉलिसीज बनी है, जो हुआ सो हुआ, वी आर नॉट क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, हम अब आगे बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ ज़रा इसके बारे में बताइए। देखिए,
जो शबीर साहब ने भी कहा कि पॉलिसी हमें लॉन्ग टर्म होनी जी। चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी, और फिर तमाम स्टेक होल्डर्स को मिला के पॉलिसी बनती है। हर जी। एक के देखें, जो मेरी प्रॉब्लम है वो एक इकोनॉमिस्ट नहीं समझ सकता, मैन्युफैक्चर समझ सकता है, जब तक कि वो मेरे शूज़ में आके नहीं बैठेगा या मेरे शूज़ में आके उसको दिखेगा नहीं प्रॉब्लम्स को। तो ये तमाम, इसलिए तमाम ट्रेड के नुमाइंदे होते हैं जो अपने अपने प्रॉब्लम्स और अपने अपने बेनिफिट्स बताते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए पॉलिसीज़ में। तो वो जो पॉलिसी लॉन्ग टर्म बननी चाहिए और लॉन्ग टर्म रहनी चाहिए। कोई गवर्नमेंट आए या जाए, उससे इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ तो हमेशा यही होता है कि एक की पॉलिसी दूसरी चेंज कर देता है। बजट्स के ऊपर मिनी बजट्स आ रहे होते हैं, मतलब आपको पता ही नहीं होता कि पूरे साल का बजट क्या बनाना है, फिर उसके बाद एक मिनी बजट आ जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की यानी कि फुकदान था। और वो अब अगर इस पर कोई SFIC और SIFC ने और दूसरे प्रोग्राम किया है, तो ये भी असल में मसला ये है कि ये भी एक एडहॉक गवर्नमेंट है, तो इसकी पॉलिसीज भी आगे कौन जो बाय डेजिग्नेटेड ये SIFC का एक जो डिसीजन है वो आगे हुआ है, उसको कौन लेके चलेगा। और दूसरी बात ये कि इसमें कितने स्टेक होल्डर्स मिसिंग है, उनको भी देखना चाहिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें बैठाना चाहिए ताकि पॉलिसी एक मजबूत पॉलिसी बने और लॉन्ग टर्म बने। राइट। SIFC के ऊपर शबीर साहब मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, ये बताइए कि SIFC का इन्होंने बोला कि कुछ लोग मिसिंग हैं, तो पहले ये बनाई गई थी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करने के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास वो थोड़ा सा हम इशू देख रहे थे और वाजे दिखाई दे रहा था अभी अगर नहीं करते कुछ तो आने वाले दिनों में बड़े मसले हो जाते। अब थोड़ा सा ये है कि वो लोकल्स के लिए भी खोल दिया गया है, लोकल बिजनेसमैन आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन इट, इसके बारे में प्लीज बताइए। पहले तो ये SIFC में जो पॉलिसी है वो तो नीड ऑफ द टाइम थी। असूली तौर पे तो ये चीज़ें चूँकि पावर के अंदर जो चीज़ फैसला साज हैं, कुछ उसमें सूबाई हुकूमतें आ जाती हैं, कुछ मकामी हुकूमतें आ जाती हैं, कुछ फेडरल गवर्नमेंट के अंदर चीज़ें आ जाती हैं, उन चीज़ों को एक जगह पे कंसोलिडेटेड हो जाए। यहाँ पे एक रिवायत रही है जो तारीख में थी, तारीख में यही था कि कोई ना कोई काम ब्यूरोक्रेसी के किसी मामलात में उलझ के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आता है या डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आता है वो हर वक्त फंस के ही रह जाता था, और वो डिलीवरी या उस वक्त उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने की पोजीशन में बाज़ औक़ात तो फ्रस्ट्रेट होके चले जाते थे। तो ये जो एक इस वक्त इकदाम लिया गया ये तो एक बेहतरीन इकदाम है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। जैसे मेरे कुलीग ने कहा कि ये बेहतरीन बात उन्होंने बताई कि जी के स्टेक होल्डर्स का, यस बहुत सारे राइट डिसीजंस किए गए हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो एपिक बॉडी है इस वक्त फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जिसमें इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान है इसमें इस वक्त 250 के करीब चैम्बर्स और एसोसिएशन हैं जो रेलेवेंट स्पेसिफिक फील्ड के हैं। उन रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदों को तमाम उन फील्ड्स में ऑन बोर्ड होना चाहिए एज ए पॉलिसी, क्योंकि ये सिर्फ एक हुकूमत के साथ नहीं होनी चाहिए, ये एक पॉलिसी के तौर पे चलनी चाहिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरह चलना चाहिए जो हमेशा आपकी इकोनॉमी को लेके चले। जी बिल्कुल, यही हमारी हमेशा से डिमांड रही है कि चाहे हम रहें ना रहें, ये मुल्क ने तो रहना है, और अगर मुल्क ने रहना है तो यकीनन उन पॉलिसीज ने आगे चलना है। और जो एक कंसेंस, कोई इंडस्ट्री रातों रात नहीं लग जाती है, कोई भी एक्सपोर्ट की हो, अभी माइनिंग के ऊपर भी है, इसके ऊपर IT के ऊपर भी है SIFC का इनिशिएटिव, और बहुत सीरियस और बहुत अच्छे लोग लिए गए हैं। तो ये चीजें इस तरह से करने के अंदर, लेकिन मिनिस्टर साहब हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, और बाय आपके हायर अथॉरिटीज मौजूद हैं, तो आपकी वो एक अप्रूवल्स के जो इश्यूज होते थे वो तो आपको दिखता है कि फाइनली आपको क्विकली एक अप्रूवल्स मिल जाएंगे, देयर इज नो इशू। लेकिन अप्रूवल्स अभी, क्योंकि लास्टली अगर मैं, हमारे कुछ कुलीग हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन वाले IT के, वो यही चीज़ें बता रहे थे, कुछ डिमांड्स ऐसी थी जो एज ए पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर लेवल से या SIFC के सीनियर लेवल से वो अप्रूव्ड हुई हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ कंपनियों को, जैसे फॉरेन एक्सचेंज को बाहर ले जाने का मामला था, वो कुछ कंपनियां इस तरह भी बता रही हैं कि इट टुक देम 20 डेज एंड सो मेनी पेपर्स, जहां पे स्टेट बैंक की और दूसरी रेगुलेशंस। अच्छा, 2 दिन पहले एक IT स्ट्रैटेजी, एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी आई है, तो उसकी भी डिटेल्स हम यकीनन रिव्यू करेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आने वाले दिनों के लिए पॉलिसीज दी जा रही हैं। मैं सर से यही पूछ रही थी कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए। तो शबीर साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आप एक्चुअली एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर रेवोल्यूशन लाने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या पॉलिसी दी जाए? अपार्ट फ्रॉम, आप ये भी सोच लीजिएगा, जब VOR पॉलिसी मेकर, तो आपके पास IMF का चैलेंज तो मौजूद है, हमें पता है, हम सब्सिडी नहीं दे सकते, टैक्स कलेक्शन, बिजली, गैस, सब आपको पता है, आप इसी मुल्क में रहते हैं, IPPs का इशू भी पता है। तो आप क्या इन तमाम चीज़ों को देखते हुए रियलिस्टिक वे में क्या पॉलिसी एक्सपेक्ट करते हैं? बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जिनका ज़ोरदार इम्पैक्ट आ सकता है। फॉर एग्जांपल
हम पावर सेक्टर की अगर बात करें, पावर सेक्टर में जिस वक्त ये आईपीपीज की पॉलिसी आ रही थी और आईपीपीज की पॉलिसी की वजह से जो हमारा उसमें फ्यूल का फॉसिल फ्यूल की इनटेक थी वो 80% एंड अबव चली गई, वेयर जिस वक्त ये हम ओरिजिनली 90s की बात करें तो 82% के करीब हमारे हाइड्रल था। हमें ये चीज़ उस वक्त नहीं समझ आती है जिस वक्त ये पॉलिसीज बन रही होती हैं और उसके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स क्या आएंगे। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स को देखते हुए इस वक्त करंटली जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो कैपेसिटी पेमेंट्स का है। हमारे बिल से या हमारे फॉरेन एक्सचेंज से बड़ा कैपेसिटी पेमेंट है, क्योंकि एक तरफ हम एक तरफ कुछ करते हैं तो दूसरी तरफ हमारे को फिर स्लो डाउन पॉलिसी करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी लार्जली जो इनपुट्स हैं वो इम्पोर्टेड है। अब वो इनपुट्स जब इम्पोर्टेड हैं और एक्सपोर्ट्स को उस तरह से नहीं, लेकिन आज भी हम ये जो एक पॉलिसी है, हम स्टेट बैंक को ऑलरेडी भी इसमें हमने गुजारिश की है कि हमारे जैसे सोलर पॉलिसी है, इस वक्त टेक्सटाइल को आप सब्सिडाइज नहीं कर सकते, हमें कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, लेकिन आप गुजारिश ये है कि कम से कम 300-500 किलोवाट के या लार्ज स्केल 2 मेगावाट के 5 मेगावाट के जो प्लांट्स हैं, जो कि सोलर प्लांट्स हैं, उनको आसानी से या आसान कर्जे भी खुद पे करेंगे और उसमें भी सब कुछ करेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, उनको लगने दें और उस सहूलत से लगने दें ताकि वो फॉर एवर हमारी जो इंडस्ट्री है, जो इसको हम आप सब्सिडी नहीं दे सकते, हम लेना भी नहीं चाहते, लेकिन उनको चलने दें इस हिसाब से ताकि वो कंपनसेट सोलर से हो जाए, ना आइंदा उसमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी ना उसमें दूसरी चीज़ों की पड़ेगी। अब इसमें साथ में हम ऐड करते हुए सिर्फ ये एक एग्जांपल है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आईपीपीस की जो कैपेसिटी पेमेंट है उसका क्या होगा, वही एक इम्पैक्ट है कि जिसको देखने लायक है। जिस तरह से इस चीज को उसको रिविजिट करना जरूरी है, रिविजिट भी करने की जरूरत है। उसके अंदर तो हमारी गुजारिश पहले भी आई है और पहले भी हम ये कहते हैं उनका तो ऑडिट भी होना चाहिए, कैपेसिटी ऑडिट, जो वो ऑलरेडी हमारे को बिलिंग कर रहे हैं, हम समझते हैं कैपेसिटी ऑडिट से इम्पैक्ट का चेंज आ जाएगा। उसके बाद जो हमारी एलएनजी है, एलएनजी के इस्तेमाल से उसका फर्क आ जाएगा, और जो हमारे इनएफिशिएंट प्लांट है जो कि 40 और 50% एफिशिएंसी पे चलते हैं, हमारे लगाने वालों को उस वक्त समझना चाहिए था कि जो 40% वाले हैं उनको शिफ्ट करके 60 वालों को गैस दें। हमारे यहाँ वो वाले लोगों को गैस, सस्ती गैस भी दी जा रही है और साथ में उन लोगों को हम लोग सब्सिडाइज भी कर रहे हैं। तो हम किस तरफ फंस गए हमें ये नहीं समझ आता। He has already raised the voice, so I don't think so there is a second opinion need. मैं बाबर साहब से पूछूंगी। बाबर साहब, आपने ऑलरेडी बता दिया कि सब्सिडी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें कंपेटिटिव बनना है, हमें रीजन में एक्सपोर्ट करने के लिए टेक्सटाइल सेक्टर के बड़े सारे इश्यूज हैं जो कि एक थोड़ी दिन में ही सॉल्व किए जा सकते हैं अगर थोड़ा सा विल हो। आप समझते हैं कि अगर ये तमाम इश्यूज लेट्स सी सॉर्ट आउट कर दिए जाएं और फिर उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट्स के अंदर कितना ज़्यादा बूम आ सकता है? क्योंकि थोड़ा सा अगर हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को जस्ट फार अवे अगर और पीछे चले जाएं, हम 60-70s पे, वहाँ से अब तक कंपैरिजन करें, कोई एक ह्यूज जंप नहीं आया है हमारे पास, हम थोड़ा सा नॉर्मल सा ही ग्रोथ की है जो कि होनी चाहिए थी, एक स्मॉल बेबी स्टेप्स ग्रोथ है। ये क्यों हुआ? क्या इश्यूज हैं? कौन सा, कहाँ पे हम लैक करते हैं? देखिए, बात यह है कि पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, मगर वजह यह है कि देखिए आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका नहीं बनाया कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, ठीक है ना। आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ आपने डेवलप की हैं पाकिस्तान में इतने अरसे में, ना यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पिछले 20-25 साल। देखिए जो वॉर एंड टेरर का जो था 2001 से लेके और 2000 तकरीबन 17-18 तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है डाउन होती रही या स्टेबल नहीं रही। इस वजह ये थी कि लोग पाकिस्तान आते ही नहीं थे। आज भी पाकिस्तान में आते हुए लोग डरते हैं, लेकिन SIFC के बाद अब तो एक्सपेक्टेशन है ना। अब एक्सपेक्टेशन ये टाइम लगता है। दूसरी बात ये है कि अब उसका क्या हुआ कि आप जैसे बिजली की कॉस्ट इतनी एक्सपेंसिव है, हमारे रीजन में सबसे महंगी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। गैस अब हमारी यानी कि अभी 80% प्राइसेस गैस की बढ़ गई हैं जो अननेचुरल हैं। गैस की जो कॉस्ट है वो 1350 रुपये पर MMCF है और इस वक्त जो प्रपोज कॉस्ट है वो 2100 रुपये है। अब इसमें आप कैसे जो कहते हैं इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव कर सकती है, कैसे कम्पीट कर सकती है? मैं बांग्लादेश से कैसे कम्पीट कर सकता हूँ, मैं जो कहते हैं इंडिया से कैसे कम्पीट कर सकता हूँ, मैं वियतनाम और चाइना से कैसे कम्पीट कर सकता हूँ? पोटेंशियल बहुत है, इसलिए कि मेजर जो कहते हैं बायर्स जो है जो US और यूरोप में वो इंडिया से नहीं, चाइना से नहीं लेना चाह रहे। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने उन पर एडिशनल 25% ड्यूटी लगा दी है बहुत सी प्रोडक्ट पर चाइना की। वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से लें, ठीक है। या मगर पाकिस्तान में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अभी ना स्ट्रॉन्ग है, ना उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, ना
आप कॉम्पिटिटिव हैं। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम अपने सेक्टर्स को कैसे कॉम्पिटिटिव जहाँ हम बनाएं। फैसिलिटेशन जी, के हवाले से काम कर रहे हैं तो हमें ये भी फैसिलिट कैपेसिटी पेमेंट की जो बात हो रही है, कैपेसिटी पेमेंट के एग्रीमेंट चंद लोगों ने की है, ठीक है, जी। चंद लोगों ने की है, भुगत पूरी कौम रही है, उसी की वजह इसको से रिविजिट होना होगा और इसके ऊपर यकीनन जब इतने स्टेप्स हुए हैं तो ये भी होना इसी की चाहिए। वजह से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है आपकी महंगी हो गई है, आपका बिजनेस वायबल नहीं रहा, करोड़ों लोग इससे अच्छा, यहाँ पे प्रपोजल सर चले, इश्यूज तो इंटैक्ट हैं और उनको इश्यूज को डिस्कस करने से बेहतर है हम उनके सॉल्यूशंस पे जाएं। अगर हम कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से बात करते हैं, आईपीपीस के पास स्पेस के लिए हम उनकी कैपेसिटी की पेमेंट कर रहे हैं ना, हम ये नहीं कर सकते कि विंटर्स के अंदर उसको यूटिलाइज करें और इंडस्ट्रीज को प्राइस रेट देके या फिर कुछ थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट देके करें। हम कितने डिस्काउंट रेट की बात ही नहीं कर रहे हैं, आप एक्चुअल प्राइस पे दे दें, एक्चुअल कॉस्ट पे दे दें अपना। मगर यहाँ तो जब कैपेसिटी पेमेंट आप डाल देंगे 26 रुपए का यूनिट या 16 रुपए का यूनिट, कितने का 26 भाई 68% तो टोटल कैपेसिटी पेमेंट है, टोटल तो 68% जो है कहते हैं जब कैपेसिटी यानी कॉस्ट उसकी कैपेसिटी पेमेंट की होगी तो आप कैसे काम करेंगे। जो बिजली मैंने इस्तेमाल नहीं की, जो बिजली मुझे मिली नहीं है, मैं उसकी कॉस्ट पे कर रहा हूँ। तो जब कोई भी इंडस्ट्री पे कर रही है तो कैसे आप कंपटीटिव कैसे रहेंगे। अब आप चाइना और बांग्लादेश जो हाइडल पे बना रहे हैं और जो अपने लोगों को सस्ती बिजली दे रहे हैं, उनसे आप कैसे कम्पीट करेंगे। इस वक्त तो देखें ना, मेन कंपोनेंट आपका बिजली और गैस है प्रोडक्शन में, और वही आप महंगी कर दें। और महंगी भी इस वजह से कर रहे हैं, महंगी भी इस वजह से कर रहे हैं कि आप सर्कुलर डेट्स उतारने के लिए गैस में वो ऐड कर रहे हैं प्राइस, कंज्यूमर से वो प्राइस ले रहे हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि एक्सपोर्ट सेक्टर से ना लिया जाए, बाकी और इंडस्ट्री से तो हम कर ये नहीं सकते चाहते, हैं। हम ये चाहते हैं कि जो गैस की एक्चुअल कॉस्ट है और उनका जो गैस कंपनी का सर एक थोड़ा सा बी फेयर ना, अभी हमें देखिए ये मेरी इश्यूज बात तो है ना। एक जेन्युइन प्रॉफिट बनता है, वो कॉस्ट चार्ज की जाए। हमें दूसरों की जो कैपेसिटी पेमेंट और जो कहते हैं इंडस्ट्री में नहीं डाली जाए। राइट, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो जो जी, एक जो सर्कुलर हमारा रेट- जो हम सर्कुलर यूज कर रेट्स- रहे हैं सिर्फ वही हमसे देखिए बिल लिया सर्कुलर जाए। रेट्स गवर्नमेंट की गलतियों की वजह से डेवलप हुआ है। वो तो ठीक है, आप बोलते हैं ना अब देखिए, पॉलिटिकल जी, गवर्नमेंट्स जो होती हैं, जो उनके भी है, अपने मफाद जो होते भी हैं। है वो पब्लिक से कैसे आप चार्ज कर सकते हैं, और इतना महंगा जिससे वो काम करने काबिल नहीं रहे, आप फिर एक्सपोर्ट करने काबिल नहीं रहेंगे। आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू एडेड करने देखिए, आप के देखिए लिए एक्सपोर्ट हमारी पिछले 2 साल पहले बढ़ी थी, अब कम होना शुरू हो गई। हालांकि हमारा रुपये डीवैल्यू हुआ, उसने सपोर्ट किया एक्सपोर्ट को, मगर उसके बावजूद भी हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि राइट प्राइस पे यूटिलिटीज को कंज्यूमर को दिया जाए। शबीर साहब, एक तरफ आईटी के लिए एसआईएफसी में शामिल किया जाता है कि आईटी सेक्टर को किसी ना किसी तरीके से फैसिलिटेट करना है, आईटी पार्क्स बना के और आईटी को और बूम करके फ्रीलांसर्स के लिए, सबके लिए एक कुछ ना कुछ रेवोल्यूशन लाने के लिए आईटी को प्रमोट किया जाता है। दूसरी तरफ और भी इंडस्ट्रीज़ हैं और भी सेक्टर्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, डिफेंस प्रोडक्शन और भी चीज़ें। इन तमाम चीज़ों को प्रमोट करने का मकसद ये है कि जो हमारे अनकन्वेंशनल सेक्टर्स थे या फिर जो हमारे कन्वेंशनल बिल्कुल बुरी हालत में हो गए थे उनको बेहतर किया जाए। लेकिन एक तरफ टेक्सटाइल सेक्टर या जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके अपने मसाइल हैं। इंटरेस्ट रेट जिनके जो एक्सपेंशन पे थे वो इंटरेस्ट रेट को रोते हैं, और जो कम्पिटिटिव होना चाहते हैं वो गैस प्राइसेस और बिजली प्राइसेस के हवाले से। सो मैं ये नहीं चाहती कि आप क्रिटिक्स करें और आप बताएं कि हाँ ये इशू है, ये इशू है। आप बताएं इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि हम सजेशंस की तरफ जाएंगे और हमें सजेशंस जो है वो एक्चुअली देनी चाहिए ताकि वो काम आए आने वाले दिनों के लिए। नताशा, हमसे अच्छा एनालिसिस तो आप शायद कर लेती हैं क्योंकि रोज आप इस इकोनॉमी के ऊपर डिस्कस करती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंटली जो चीज़ें हैं ना, एज ए पॉलिसी टेक्सटाइल तो एक हमारा पिलर है, हमारी ताकत है, और इसको ऑलरेडी जो चीज़ हमें आती है वो करना हमारे लिए एक नॉर्मल समझदारी का काम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिसाइड दैट हमें एक चीज़ और भी समझनी है, क्योंकि अगर हम लोग जितनी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स करते हैं उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट इज बेसिकली इम्पोर्टेड, तो हमें उसके साथ जब इंटरनेशनल मार्केट में जाना पड़ता है तो हमें इंटरनेशनल मंडी के अंदर कंपैरेटिव माल बेच सकते हैं। ये नहीं बता सकते कि मेरे घर में ये चीज़ महंगी है या सस्ती है, उसने इंटरनेशनल रेट पे ही बिकना है। उन्होंने बोला पाकिस्तान दे दो, नहीं तो फिर बांग्लादेश से ले लेते हैं, वो जहाँ से उनके पास उनको ओपन मिलेगा मार्केट उनके है। लिए दुनिया है जी, ये तो एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है। लेकिन मेरी गुजारिश साथ में ये आती है कि हमें उन सेक्टर्स को, जैसे माइनिंग के ऊपर बात की, जो हमारी ओरिजिनली इंडिजिनस चीज़ें हैं उनके ऊपर हम नहीं गए, जो अल्लाह ताला ने हमारे को कुदरती तौर पे दिए हैं, हम उनको नहीं एक्सप्लोर कर सके, उनका एवेन्यू नहीं देख सके। एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि इस वक्त जिसको हम नहीं आज तक निगलेक्ट होता रहा, फिशरी सेक्टर।
हमारी हमारी हमारा मरीन, हमारे पानी में से अल्लाह ताला हमें मछली देते हैं, पूरी दुनिया में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, सिर्फ चंद उसमें हम बेहतरी थोड़ी सी ले आए तो जो इस वक्त 480 मिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स है, हमारे फिशरी सेक्टर वाले क्लेम करते हैं कि वो 2.5 बिलियन तक हम आराम से ले जा सकते हैं और इसमें कोई इंपोर्टेड इनपुट्स नहीं है। ये बड़ी सारी अहम बात हमारी अपनी है, efforts सारी है। हमारी खुद ना की इसमें कोई efforts बिजली होंगी। है ना कुछ है। बिजली जरूर इसमें लगती है क्योंकि बिजली के अंदर इसमें वो लगते हैं Cold storages। कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह होते हैं, लेकिन उसको ये छोटे से कोल्ड स्टोरेजेस को सब्सिडाइज करना चाहिए, या सब्सिडाइज नहीं कर सकते तो कम से कम उनको इजी फाइनेंसिंग में फैसिलिटेट करना चाहिए कि लग सके, ताकि हमारी जो फिश ज़ाया हो जाती है वो एक्सपोर्ट हो जाए। अगर इसका कॉस्ट एनालिसिस कर लें तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। दूसरा एक सेक्टर है जो हमारी Right। स्ट्रेंथ है, ये एक जिसके अच्छा लिए आपका मरीन के हवाले से एक ब्लू इकोनॉमी के हवाले से बड़े राइट डिसीजन है। दूसरी हमारी सिफारिश इसमें ये है कि हमारी इंडिजिनस जो चीज़ है वो हमारे पास ताकत अल्लाह ताला ने दी थी, वो एग्रीकल्चर में दी थी। अनफॉर्चुनेट है हमारी हर चीज़ में यील्ड कम हो जाती है। उसमें अगेन एक हमारी इकोनॉमी में या हमारे माशरे में एक चीज़ है जिसको करप्शन जो है वो सराहियत कर चुकी है। उसमें वो जो सीड दिया करप्शन जाता और है, मायूसी दोनों चीजें हैं मेरे ख्याल में। तो वो जो सीड हमें दिया जाता है, वो जो फार्मर को चीज़ दी जाती है, फार्मर की कैपेसिटी नहीं होती है, वो कमा नहीं सकता है। अगर वही प्रोडक्शन जो उसकी 60 मन आनी है, अगर वो 90 मन या 100 मन आ जाए, हालांकि दुनिया में वो 140 मन पे जा रही है, तो हमारे फार्मर को भी फायदा है और हमारे पाकिस्तान को उसकी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसी में एग्रीकल्चर में एक और अहम चीज़ है कि हम वो इंडस्ट्री जो कि हमारे खुद के यूज़ में आए, इसमें हम बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन। और दूसरा, हमारे पास डैम्स तो ज़रूर बनने चाहिए। डैम्स बनने के लिए हमें टाइम चाहिए, हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है फौरी तौर पे अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमारे को पहली ज़रूरत है ड्रिप इरिगेशन की। यहाँ पे पाइप बनाने की जो ऑलरेडी फैक्ट्रियाँ हैं उनको उसके साथ मॉडिफाई किया जाए और हमारी उसकी कंजम्पशन ऑलरेडी है, जो हमारे पास अवेलेबल रकबा है वो 7 टाइम बढ़ सकता है, सिर्फ हम उसकी एफिशिएंट उसके अंदर पानी का इस्तेमाल पर करें यील्ड बढ़ जाएगी हमारी। और यील्ड एडिशनली उसमें यील्ड बढ़ जाएगी। हम ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लें जिसकी वजह से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं चाहिए, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे पॉसिबल है। हम अपने फार्मर को एजुकेट कर सकते हैं और ग्राउंड पे पूरी कौम को इसका कम से कम हमारा जीडीपी उस चीज़ में जिसमें हमारी इनपुट नहीं आ रही है, जो इम्पोर्टेड इनपुट है, उसमें हम ग्रोथ कर सकते हैं। माइनिंग के सेक्टर के ऊपर बात हुई, हमारे पास आयरन ओर, हमारे इल्म में है कि आयरन ओर हम बना रहे हैं, वो आयरन ओर हम एक्सपोर्ट करते हैं ओर की हालत में, और ओर की हालत में एक्सपोर्ट करने के बाद हम चाइना बेच देते हैं। चाइना से तैयार के उसकी स्टील की जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं उनसे, और वैल्यू एडेड चीज़ें हम उनसे मंगा रहे हैं। हमारे यहाँ मकामी तौर पे अगर वो रॉ मटेरियल हमारा अपना है, हमारी मिल हमारी चल सकती है, हम उसे रॉ ना बेचें, हमें उसे क्यों रॉ बेच रहे हैं, हम उसके लिए ऐसे हालात पैदा करें कि हम उसके अंदर हमारी यूज में आए। ये इंडिजिनस चीजें हैं जिसके अंदर इम्पैक्ट फौरी तौर पे इतना आएगा। ज्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद यकीनन इसके ऊपर काम किया जाएगा और आने वाले दिन बेहतर होंगे, हम यही दुआ गो हैं। लेकिन बहुत सारा पोटेंशियल हमारे पास मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा ये कि इसको थोड़ा सा एक पुश करने की जरूरत है, इसको धक्का लगाने की जरूरत है। नहीं, हम समझते हैं सिर्फ पुश की जरूरत नहीं है, हमें ये एतमाद दिलाने की ज़रूरत है। जो उम्मीद SIFC ने पैदा की है उसको एतमाद दिलाने की ज़रूरत है कि 10 साल बाद भी इसी तरह SIFC काम कर रही होगी, या 20 साल बाद भी। रात को अचानक हमें ये लेटर या नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि ये इसके लिए माफ़ी हो गई है और इस पर नया टैक्स लग गया है और इसके ये रेट हो गए। जो इतनी बड़ी टेक्सटाइल की 460 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हुई थी, वो उस वक्त टर्फ की स्कीम पे हुई थी। वो जो टर्फ की स्कीम थी वो 2%, 3% और 5% के उस पे थे, और लॉन्ग टर्म थे 12-12 साल के। वो उस वक्त किसको मालूम था कि ये इंटरेस्ट रेट 22% पे पहुंच जाएगा, डिस्काउंट रेट। और हमारी कौम को शायद ये, हम लोग IMF को भी बावर कराने में नाकाम हो गए हैं एज ए नेशन, कि हम जो 1% इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कौमी खजाने पे तकरीबन 270-80 अरब का बोझ पड़ता है, जो हमें टैक्सों से पूरा करके सिर्फ डेट की सर्विसिंग करनी है, डेट नहीं पे करना जी। तो हमें ये समझने की जरूरत थी या समझाने की जरूरत थी कि IMF को कि हमारे को टैक्स कलेक्शन से ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आ रही है। और क्यों नहीं समझा पाए, ये एक अलग क्वेश्चन है। बाबर साहब, अभी जो फाइनेंस टीम है दे आर वेरी प्रोफेशनल, वो अपना काम जानते हैं। बल्कि सिर्फ फाइनेंस टीम नहीं, आप पूरे तमाम मिनिस्ट्रीज देखें,
प्राइम मिनिस्टर साहब, तमाम सब लोग ये दिखाई दे रहे हैं कि सब अपने अपने काम में माहिर हैं, सब अपने बोलते हैं ना राइट मैन फॉर द राइट जॉब, दे आर एक्चुअली डूइंग राइट जॉब। और अभी हम सिर्फ 2 महीने के अंदर काम 2 साल से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे IMF को, और अब हम 2 महीने के अंदर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, although we have taken a lot of difficult steps, but फिर भी हमने उनको सेटिस्फाई किया। क्यों किया? वो हमारी नीड थी। अदरवाइज हम IMF के प्रोग्राम में हैं, हमारे इश्यूज हैं। कंडीशनैलिटीज़ के साथ साथ अभी कुछ स्टेप्स तो ऐसे हुए हैं जैसे आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी, जो एक रिजिड माहौल था वो तो फ्लेक्सिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, सब देख रहे हैं स्टॉक मार्केट इज परफॉर्मिंग वेल। अब चीज़ें ये आर्टिफिशियली तो क्रिएट नहीं की जा सकती, इतना ज़्यादा नहीं क्रिएट की जा सकती, वो 1 दिन 2 दिन तो होता है, लेकिन आप रेगुलर देख रहे हैं। इसके बारे में बताइए। और दूसरा ये कि आने वाले दिनों में यकीनन जब रिडक्शन होगी पॉलिसी रेट के हवाले से, तो ऑटोमेटिकली जो शबीर साहब ने अभी वाजे किया कि हमें डेट सर्विसिंग और तमाम ये जो मसाइल हैं ये थोड़े थोड़े करके सॉर्ट आउट होंगे, लेकिन फिर भी हमें अपनी जो एक्सपोर्ट है यानी कि वैल्यू एडिशन है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बहुत बहुत शदीद ज़रूरत है, और उसके लिए सबसे पहली बात है कि उसको कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए। और मैं एक और चीज़ टेक्सटाइल के आगे लिए सवाल करना चाहती हूँ कि हमारे पास कोई ब्रांड नहीं बन पाती पड़ी, बहुत बड़ी ब्रांड, ह्यूज ब्रांड्स हम देखते हैं, जो आप इतना अच्छा एक प्रॉपर तैयार आइटम आप जो एक एक्स प्राइस में दे देते हैं, वो ऑलरेडी जो है वो इंटरनेशनल ब्रांड्स बहुत सारी, वही आपका सारी चीज़ें मटेरियल सब चीज़ें वही हैं, लेकिन वो दे आर मेकिंग मनी। अच्छा, ब्रांडिंग जो है एक बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। और ब्रांडिंग देखिए, ज़्यादातर दुनिया भर में एक्सपोर्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोर्ट कहते हैं कि आप उनके लिए बनाते हैं, और यही सबसे बड़ा बिजनेस। बांग्लादेश का कौन सा ब्रांड है? बांग्लादेश की एक्सपोर्ट $45 बिलियन तक पहुंच गई है, और वो 60 बिलियन के टारगेट पे हैं, तो उनका भी तो अपना कोई ब्रांड वर्ल्ड वाइड नहीं है। चाइना का कौन सा ऐसा ब्रांड दुनिया में चलता है? ब्रांडिंग की ये एक ब्रांडिंग बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, मगर ब्रांडिंग जो है वो कोई ऐसा जो है कहते हैं मतलब सोल्यूशन नहीं है कि जिससे कोई एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगी। हमारी एक्चुअली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसी होनी चाहिए, हम कॉम्पिटिटिव होंगे, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, हमारे पास टेक्निकल नो हाउ होगी, वो बढ़ेगी, तो हम जो है कहते हैं जो है एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसमें बहुत अच्छा एक चांस है कोलैबोरेशन का, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर के कोलैबोरेशन का बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि उनको भी एक डेस्टिनेशन चाहिए जहाँ से वो गुड्स प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर सकें। अब चाइना पे एडिशनल ड्यूटी लग रही है बहुत सी प्रोडक्ट पे, पाकिस्तान के पास वो अभी चांस है कि वो बिजनेस एक्वायर कर सकता है, उससे टेक्निकल नो हाउ ले सकता है। ये गवर्नमेंट को सोचने की बात है कि वो ऐसे कोलैबोरेशंस कराए कि जिससे चाइनीज़ यहाँ कंफर्टेबली आ सकें, और उससे हमारी एक्सपोर्ट में एक तरफ से ग्रोथ होगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, आप कॉम्पिटिटिव हो जाए, आज बांग्लादेश से 10% सस्ते हो जाएं या 5% सस्ते हो जाएं, आपकी एक्सपोर्ट। एक ब्लेसिंग तो आ गई है, वो है कॉटन की प्रोडक्शन जो इस बार हुई है। इस बार कॉटन प्रोडक्शन बहुत अच्छी हुई है, और इस रैली को जो ना कंटिन्यू करना चाहिए। वजह यह है कि कॉटन पहले भी हम इतनी बेल प्रोड्यूस कर चुके हैं, मगर फिर हम ड्रॉप हो गए, क्योंकि फिर कॉटन वाले गन्ने पे चले जाते हैं। ये इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं, और जब उनकी कॉस्ट नहीं मिल रही होती है तो वो जो शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने बात की ना, एग्रीकल्चर, हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत सारे मौजूद हैं पाकिस्तान में, 50 साल से काम कर रहे हैं उनके साथ साथ। ये भी गवर्नमेंट को जहाँ इतना काम कर रही है, सोचने की बात है कि हमारे इदारों में ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्या कॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं या सिर्फ भर्ती के टट्टू रखे हुए हैं जो कोई काम नहीं करते। तो देखिए उसकी वजह से क्या होगा, आप जब कॉम्पिटेंट लोग रखेंगे तो आपका ये इदारे बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया भर में उन्होंने इंडिया तक में जो ना अपने एग्रीकल्चर को चेंज कर दिया, तो हमें पाकिस्तान में बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे, शबीर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, टेक्सटाइल के जो इशूज़ हैं, टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्ट्स हैं, इनके नंबर्स कैसे बढ़ेंगे, फर्दर वैल्यू एडिशन कैसे हो सकता है, साथ साथ कुछ ऐसे डिबेटेबल टॉपिक्स भी हैं जिसको मैं फर्दर अगेन दूसरे प्रोग्राम्स में भी डिस्कस करना चाहूँगी। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।